तो नमस्ते भाई और बहनों। ये कई बार लोग मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग की जो सीज़न चल रही है उसमें कई इश्यूज आ रहे हैं लोगों को और सॉल्व नहीं कर पा रहे। जैसे कि अभी आपने कोई स्टॉक सेल किया और AIS में उसको रिफ्लेक्ट होना है, ठीक है। तो जो आपकी क्लोजिंग प्राइस है उस दिन की कई बार जो है वो डिपॉजिटरी क्लोजिंग प्राइस को ले रहा है, मार्केट प्राइस को नहीं जिस पे बेचे। तो AIS जो है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट जो होती है, जो आप लोगों को देख के और फिर कोई अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा तो उसको देख के फिर ही फाइल करेगा आपका रिटर्न। उसमें कई बार देखा गया है कि जो फिगर सेल की नहीं क्लोजिंग प्राइस की होती है, समझिए आपने इन्फोसिस बेचे, समझिए 1500 के भाव पे बेचे, 1505 लेते हैं, ठीक है। लेकिन उस दिन उसकी क्लोजिंग प्राइस थी 1530, तो 1530 ले रहा है, 1505 जो आप भाव पे बेचे वो नहीं। उससे क्या हो रहा है, वो 25 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। और जब भी when there is a difference between the AIS and the figures that you are reporting to the income tax, this will trigger a red flag and it may lead to a scrutiny notice. Another thing that is happening is that real estate transactions, let us say you are husband and wife together, jointly you have bought property of, let us say, 2 crores. So the husband has paid but has included the wife's name for precaution's sake, just in case something happens to him, wife gets the property. It is more for safety angle. He has paid the entire amount too. He has paid it by check, full amount. But what is happening is that the AIS is indicating 2 crores husband name, husband's PAN number, let me be specific, and 2 crores wife's name, her PAN number. So when the wife's return is being filed, this 2 crores property is not being shown as a purchase, but it is there in the annual information statement for this reason. अब इन दोनों के बीच में कैसे रिकॉन्सिलेशन किया जाए, ये हम भी रिटर्न फाइलिंग करते हैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो आपको भी कोई ऐसे इश्यूज आती, कई लोग मुझे लिखते रहते हैं क्योंकि टैक्स फाइलिंग सीजन चल रही है, कई लोगों को दिक्कत आ रही है। देखिए, इन्वेस्टमेंट्स जो है अधूरा रहता है जब तक आप टैक्स प्रॉपरली रिटर्न फाइल नहीं करते, सबमिट करते नहीं। इवेंचुअली आप जो इन्वेस्ट करते हो उसका मतलब क्या है कि आप सिर्फ इन्वेस्ट करने से नहीं होता, उसके बाद आपको टैक्स तो पे करनी है। तो आप कोई टैक्स को इवेड नहीं करिए, लेकिन टैक्स प्लानिंग प्रॉपर कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस अवॉइड कर सकते हैं। ये सब आ गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। सो यू हैव टू, इन्वेस्टमेंट फील्ड एंड टैक्स फील्ड आर वेरी मच को रिलेटेड। If you earn very good money but you are only paying huge amounts of tax, all goes to the government, when you can legally and through proper tax planning you can save that money, why not? और कई मैं देखता हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट इस चीज़ में एफर्ट्स लगते हैं। ये राइट फ्रॉम द टाइम यू इन्वेस्ट मनी यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। वो मेथड्स होते हैं, आपको इस तरह से करने हैं कि टैक्स प्लानिंग भी हो जाए, आप यू अबाइड बाय द लॉ ऑल्सो। जो इनकम टैक्स के प्रावधान है, निर्मला सीतारमण जी से तो इतनी मुलाकात, तो मैं जो कह रहा हूँ बहुत क्लियरली कह रहा हूँ, उनके प्रावधान को भी आप फॉलो करें और आपके टैक्स की भी बचत हो। ये सब चीज़ों का कुल मिला के आपको लेखा जोखा करना पड़ता है, ठीक है। फिर क्या होता है कि अभी जैसे मैंने आपको बताया, हस्बैंड एंड वाइफ ने प्रॉपर्टी साथ में ले लिया जॉइंट नेम पे, तो एक इशू हो जाती है कि बाय चांस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, फिर उनके 2 बच्चे भी हैं, लेटर से मैं ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो नेचुरली वो विल तो कभी बना के रखेंगे,
जस्ट इन केस किसकी सडन डेथ हो जाती है, किसके नाम पे वो प्रॉपर्टीज़ जाएंगी। ये तो मैं एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। नॉर्मली ब्रदर्स होते हैं, बहुत बहुत सारी बातें होती है। ओल्ड फादर हैं, मदर हैं, और उनकी डेथ हो जाती है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो जाती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी फिर किसके नाम पे जाएगी? 3 भाई हैं, 2 बहन हैं, विल है, विल रजिस्टर होनी चाहिए, और रजिस्टर होने के बाद भी जब किसकी डेथ हो जाती है तो क्या प्रोबेट करना चाहिए? कोऑपरेटिव सोसाइटी के लॉज जो हैं बहुत अलग अलग स्टेट्स से हैं और बहुत स्ट्रिक्ट हैं। कई बार इंसिस्ट करती है सोसाइटीज़ कि अब प्रोबेट से ही काम चलेगा या और कुछ चलेगा। प्रोबेट लंबा है, एक्सपेंसिव प्रोसेस है। तो दूसरे भी मेथड्स हैं, ठीक है। क्या फैमिली सेटलमेंट डीड बना सकते हैं? तो आप किसी भी इंसान का अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो देखेंगे पर उसका टैक्स एंगल नहीं देखेंगे, ये जो इनहेरिटेंस का आप इशू नहीं देखेंगे, तो ये पूरा प्लानिंग अधूरा रह जाता है। तो हम भी जो करते हैं काम, उसमें इन्वेस्टमेंट्स तो करते हैं, पर जैसे टैक्स फाइलिंग सीज़न है या वैसे भी लोग जो है टैक्स के एडवाइस के लिए पूछते हैं कि कैसे इसको मिनिमाइज किया जाए विद इन द परव्यू ऑफ द लॉ, ठीक है। जब लॉ आपको देता है कुछ मेथड्स, उसको यूज़ करिए, कोई गलत नहीं है। एवेजन तो नहीं है, 1 पैसे का एवेजन नहीं है। सिर्फ आप जब उसको आप बुद्धि नहीं लगाएंगे और ऐसे ही कुछ ना कुछ बस भरते जाओगे टैक्स, तो कोई मतलब नहीं होगा। आपको मौका मिल रहा है कि आप विल अच्छे बनाओ, उनको रजिस्टर करो, और जो इनहेरिटेंस लॉ के हिसाब से कैसे प्रॉपर्टी आपके नाम पे आनी चाहिए। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आजकल बहुत सारे ऑब्जेक्शंस ले रहे हैं, उनके वकील जो हैं बहुत सारा परेशान करते हैं कि ये इसके नाम पे नहीं करेंगे, हम प्रॉपर्टीज़ नहीं ट्रांसफ़र करेंगे, आप लोगों का प्रोबेट लेना होगा या सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना होगा। तो क्या दूसरे रास्ते हैं, आसान रास्ते हैं? किस तरह से, कभी कई लोग हैं जिनके विल होते ही नहीं है, फिर कौन से लॉज, सक्सेशन लॉज आपके लिए एप्लीकेबल हो, और किस तरह से आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाए। ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोगों को देखना चाहिए। और किसी को कोई इश्यूज़ हैं तो हमें हमारा भी संपर्क कर सकते हैं 9820861044। मैंने आज वीडियो एक छोटा सा इसलिए बनाया कि वक्त हो गया है, ये टैक्स का थोड़ा सा एक्सटेंशन भी दिया है इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, लेकिन लोगों को इतनी इश्यूज़ हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स में प्रॉफिट है, किस में लॉस है, कौन से साल में क्या लागू होगा, उन्हें बरोबर समझता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो है, पूरा आपको मैं इजी बना के तो समझाया मैंने जितना हो सके। अच्छी तरह से रिफ्लेक्ट करिए, AIS से मैच करिए, कोई अच्छे CA से बात करिए, और कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं, क्वेश्चंस हैं तो हमारे को भी आप फ़ोन कर सकते हैं, और 9820861044। लोग पूछते रहते हैं हमसे, मैं तो सबका भला चाहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो एंड करने के पहले याद रखिएगा, इन्वेस्टमेंट्स, सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स जो है उसकी मान्यता कम होती है, उसका क्या रिलेशनशिप है, उसको कैसे टैक्स के बेसिस पे आप अच्छी तरह से प्लानिंग कर सकते हैं। और दूसरा, आप इनहेरिटेंस भी प्रॉपरली प्लान कर सकते हैं ताकि आपके परिवार को वो प्रॉपर्टी सही लोगों को सही टाइम पे और बिना किसी तकलीफ़ के मिल जाए। सोसाइटी आपको परेशान, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है बहुत, उनके जो लॉयर्स हैं पैसे भी लेते हैं बहुत सारे। तो अच्छी तरह से पहले ही प्लानिंग करें, और अगर प्रॉब्लम आ गया तो फिर उसमें से कैसे निकलना है। ये लोग इतना हैरान करते हैं कि ये नहीं चलेगा, वो ले आओ, प्रोबेट ले आओ, ये करो, क्या रास्ते हैं उसको सब अवॉइड करने के। तो आप जो है इसको एक टॉपिक है जो हम लोग तीनों को वर्क करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स, टैक्स प्लानिंग एंड इनहेरिटेंस प्लानिंग, ठीक है। चलिए, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।